आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और शो शुरू करने से पहले चलिए सीधे आपको ले चलते हैं आज के हमारे फ्राइडे स्पेशल खास सेगमेंट में, निकुंज की नजर। स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, हमारी बेहद खास पेशकश जहां पर हम बाजार की तमाम मुद्दे और निवेश तमाम मुद्दे हैं उनको बारीकी से समझते हैं हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया के जरिए। ये वर्ड है ना, मैंने आप ही से सीखा, प्रबंध संपादक। पर कहते हैं ना रोज जी करके सीखते हैं, तो जब से इस सेगमेंट और शो पे आपके आए हूँ, देखिए रोज नई चीजें सीख रहा हूँ, तो बड़ा मजा आता है। सर ये मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं चर्चा में, ये इनके पैतरे हैं। तो अभी तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे संपादक, क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा हमारे निवेशकों को शांत चश्मा लगा रखा है, ऐसा क्यों? सर पता नहीं क्यों मुझे सवाल नहीं पूछने दे रहे। देखिए अल्टीमेटली एंकर ही हूं ना, आपके सामने बैठना है तो बेहतर दिखना होगा ना सर। जी एंकर हूं तो एंकर तो सवाल ही पूछता है ना, मैं जवाब देने की आदत नहीं है मेरे को। मैं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं था आज के सर, ये कोर्स के बाहर वाले सवाल है, तैयारी नहीं की मैंने इसकी। बहरहाल तो चर्चा का मुद्दा बाजार के और तमाम ट्रेडर्स निवेशकों को ये समझाने का है कि कमाई कैसे हो। एक साल में तो हमने देखा नहीं कमाई होते हुए, अब आने वाला ट्रेंड हर कोई यही जानना चाहता है कि अब अगले साल पैसे बनेंगे क्या, अगले महीने पैसे बनेंगे। बाजार का नज़रिया आपका क्या होना चाहिए अब, जो बाजार में डायरेक्ट पैसे लगाते हैं स्टॉक्स के जरिए या जो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं उनके लिए? देखिए कविता जी, अगर हम इकोनॉमी को समझें, पहले हमें इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, तभी हम राय बना सकते हैं। कोविड हुआ, कोविड के बाद काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, सेंट्रल बैंकर्स ने ग्लोबली पैसा डाला, जिसकी वजह से हम जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन बूम आया। हाँ। इन्फ्लेशन बूम आया, हाँ। और उसकी वजह से कंजम्पशन, डिमांड, स्टॉक मार्केट, एक्टिविटी, लिक्विडिटी सब बढ़ गई। हाँ। तो जो 3 साल में होता था वो 1 साल में हो गया। तो उसकी वजह से हमें लगा कि कोविड की वजह से समय बदल गया है। समय नहीं बदलता, आदतें बदलती हैं। हमारी आदतें बदल चुकी थी और हमारा नज़रिया बदला था। मगर अब हमें हकीकत में वापस आना पड़ेगा। तो हकीकत ये है कि इक्विटी जो मार्केट है, जब आप 10 साल का डेटा देखें, 15 साल का डेटा देखें, 1 साल का डेटा ना देखें जो कि लोग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, 1 साल का डेटा ना देखें और 10 और 15 साल का डेटा आप देखिए, तो आपको एक पैटर्न पता लगता है। हाँ। तो पैटर्न ये है कि इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा बना कर देता है। इक्विटी हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर ऊंच नीच होती है, रिटर्न्स लीनियर नहीं आते हैं, मगर अगर आप भरोसा रखते हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा और आने वाला जो परसों है, परसों ही बोलेंगे ना जी, उसके बाद परसों ही बोलते हैं ना जी, और अच्छा होगा, जो मेरा मानना है। तो इक्विटी के अंदर आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। इस समय इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारी डेमोग्राफिक्स हमारे एडवांटेज में है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है। तो जब किसी कंट्री का बेस्ट पीरियड आने वाला है तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा अच्छा करती है। कई इकोनॉमीज है दुनिया में जहाँ पे अब काफ़ी बुजुर्ग लोग आ चुके हैं, उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, तो उनके अंदर प्रोडक्टिविटी गेन नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन है, हमारे डेमोग्राफिक्स हम सब जानते हैं। तो अगर आप देखें तो एक बहुत ही बुनियादी एडवांटेज है आपको, और हम कहते हैं ना कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस समय मैं अपने आप को और आपको यंग ही मानता हूँ भी, कि हम उस कैटेगरी में हैं जाकि हमारे साल अगर हम अगले 10, 15, 20 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। ओके। लेकिन अब देखिए, हम तो वैसे पूरा दिन चैनल बताते रहते हैं कि आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कितनी अवधि के लिए आपको लगाना चाहिए, लेकिन आप जब दिग्गजों से मिलते हैं, आपने बीच में बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी किए हैं बड़े बड़े CEOs के साथ, तो आपको किस तरह की सेंस मिल रही है? क्योंकि समझ में आ गया हमें कि आपको इक्विटी में अगर रहना है तो आप लंबा नज़रिया रखिए, धीरज रखिए, संयम रखिए, रणनीति के तहत आप आगे बढ़िए, लेकिन वो रणनीति निकुंज हम कहाँ बनाए, किन किन पॉकेट्स में बनाए? ऐसा तो नहीं है कि सभी कुछ अच्छा करेगा एक साथ, कुछ पॉकेट्स होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो वो निर्णय हम कैसे लें, उसे कैसे भांपें या समझें? देखिए मार्केट में आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, साइकिल है। हाँ। और जैसा हम शायद ये बात कर चुके हैं कि उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं होता है। हाँ। हर मार्केट में साइकिल आती है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का बिगुल बज रहा था। हाँ। एक समय आया जिसमें कंजम्पशन स्टॉक्स का बिगुल बज रहा है। हाँ। 1 साल पहले स्टार्टअप कंपनियों की जय जयकार हो रही थी, आज हाहाकार हो रही है। हाँ, तो ये पूरा चक्र आता है। हाँ। मगर इकोनॉमी का क्या रुख लगता है, पहले वो समझते हैं। हमारी हिंदुस्तान की बैलेंस शीट एक्सपैंड हो रही है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, रिटेल बैलेंस शीट, सरकार की बैलेंस शीट। इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं, मुझे लग रहा है कि हम हम आखिरी पड़ाव पे हैं जहाँ पे कंसर्न्स अब कम होंगी। पिछला 1 साल जो युद्ध था, इन्फ्लेशन थी, उसको मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट रेट
25 से 50 बिप से ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगी। अच्छा। जो भी आज हमें डेटा देख के समझ में आ रहा है। तीसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंजम्पशन बूम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब कुल मिला करके अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की ग्रोथ में फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वह अगर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, नॉमिनल जीडीपी जो कि हम कह रहे हैं 10 से 11% हिंदुस्तान की ग्रो करेगी, बैंक्स आपका 15 से 18% ग्रो करेगा। तो फाइनेंशियल्स में नज़र रखिए। जो हाल ही के जीडीपी आंकड़े आए हैं उससे आप चिंतित नहीं हैं? वो सिक्लिकल हैं, धीमापन ज़रूर आ रहा है, मगर क्या अगले साल बेस इफेक्ट आ जाएगा? ज़रूर आएगा। इस साल जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है वह आ रहा है कि मॉनसून क्या होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मगर आपको याद है पिछली बार भारत में कम बारिश कब हुई थी? काफ़ी लेट हुई थी। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते तो हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं हम भूल चुके हैं। हाँ। लास्ट ईयर हम केवल युद्ध की बात कर रहे थे, हम भूल जाते हैं। उससे एक साल पहले हम केवल कोविड की बातें कर रहे थे। तो मार्केट में क्या होता है जी, जो आज दिखता है बड़ा दिखता है, जो कल हुआ वो हम भूल जाते हैं। तो आज जो खराब लग रहा है वह जब हम 3 साल बाद देखेंगे वह हमको अच्छा लगना लगेगा। तो अगर आप एक सिप इन्वेस्टर हैं, आप बस सीधा देखिए, बिल्कुल मेरी पुराना डेटा देखिए और अब डटे रहिए। लास्ट 1.5 साल में पैसा नहीं बना, मैं मानता हूँ, मगर आप 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो अभी भी आपने एक अच्छा रिटर्न कमाया है। तो सिप कैंसिल ना करें, बिल्कुल। सिप को छोटा ना करें और इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे बिलीव करें। मगर जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल का नज़रिया रखते हैं, मेरे हिसाब से में फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए पैसा। बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट्स अच्छी हैं, ब्याज दर अच्छी हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे आती हैं आने वाले 12 से 18 महीने में तो आपको फ्लिप भी मिलेगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू पार्क सम मनी इन फिक्स्ड इनकम। श्योरली एक छोटी सी टिप कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट जो आपने 4 साल पहले 3 साल पहले करी थी 4% 5% में, उसको जाके तोड़वा के दोबारा रीफाइनेंस करवाइए। और अगर उसका थोड़ा एलोकेशन आप लगा सकते हैं तो फिक्स इनकम में लगाइए। ये तो ज़रूर करना चाहिए। ओके। तो फिक्स इनकम में भी आपका भरोसा किन पर होगा? मतलब फिक्स डिपॉजिट्स की आप बात कर रहे हैं या डेट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पास बेहतरीन विकल्प हैं, आपके पास फ्लोटर फंड्स हो जाएंगे, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हो गए हैं, अभी तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सब जगह पर आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए? प्योर डेट, हाँ, fixed income, pure debt I think is a good option right now. हाँ. Looking at the underlying debt rates are now, भले corporate debt की तरफ जाए या फिर आप GSEC dominated debt scheme कोई ले, तो fixed income में इस समय थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर रहना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बिकॉज इक्विटी मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं, जो इकोनॉमी का रुख है, ऐसा नहीं है कि अगले 12-15 महीने में आपको बम्पर रिटर्न आने वाला है। हाँ, तो आपके पास एक्सेस कैपिटल है, सिर्फ के अलावा भी सबके पास जो कैपिटल होती है इस समय मेरे हिसाब से फिक्स इनकम में डालनी चाहिए। इक्विटी में एलोकेशन मत बढ़ाइए, कैंसिल भी मत करिए, मगर फिक्स इनकम में एलोकेशन बढ़ाइए। लेकिन पूरे थोड़े जो निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, और अक्सर हम ये सारी बातें जब बात करते हैं फंड माइंड से तो समझते रहते हैं कि एक वैल्यू स्ट्रैटेजी होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है। तो फिलहाल जो हम फंड्स को अच्छा करते हुए देख रहे हैं निकुंज, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी वाले? क्या वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो आजकल चल रही है? अगर है तो क्या है ये? देखिए, पिछले 1 साल में सस्ता सुंदर टिकाऊ का नारा लगा था। हाँ। जो सस्ता था PSU बैंक्स, जो टिकाऊ थे गवर्नमेंट यूटिलिटीज़, और जो सुंदर हैं जो हम कह सकते हैं कि आपके पुराने PSUs हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ की रणनीति चली थी। तो जो वैल्यू थी, वैल्यू मेड अ कमबैक। बिल्कुल। क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग हिंदुस्तान में हमेशा काम करेगी? जी नहीं, बिकॉज इंडिया ग्रोथ मार्केट है। हाँ। और जब डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान अभी एक मैच्योर्ड इकोनॉमी नहीं है, और मैच्योर्ड इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वैल्यू ढूंढनी चाहिए। जब आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ लेना चाहिए। तो मेरा हमेशा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ में ही बैठ करें। हाँ। ग्रोथ आपको PSU बैंक्स में भी मिल सकती है। हाँ। मगर आपको ग्रोथ का माइंडसेट रखना चाहिए, बिकॉज हमें ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब आप ग्रोइंग इकोनॉमी में तो आपको ग्रोथ बिजनेसेस में डालेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। वैल्यू क्या होता है? 100 रुपये की इंटरेस्टिंग वैल्यू आपने 70 रुपये में ली। हाँ। ग्रोथ क्या होता है? 100 रुपये आज मगर कल 500 रुपये। बिल्कुल। तो रादर देन गोइंग फॉर 100 रुपये का 80 रुपया, आई वुड से, तो लेट मी पुट इट दिस वे, वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है जी, जब सोना चांदी के भाव में मिलता है हम उसको वैल्यू बोलते हैं। अच्छा। मगर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है जी, हम बोलते हैं जो आज जो 100 है कल 1000 हो जाएगा। तो हमको उस चीज़ पे ज़्यादा निवेश करना चाहिए, बिकॉज इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी है। सोने से मुझे याद आया, सोने को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ महीने अगर हम देखें पिछले साल के, तो कोई खास
कहते हैं इसको सेफ एसेट माना जाता है, जो अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, लेकिन कोई खास फ़ायदा हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि रुपए की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, जो अगेन हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है अगर कमज़ोरी लगातार बढ़ती रही तो। क्योंकि आपने फिक्स इनकम का जिक्र किया, आपने कहा कि इक्विटी में अपनी SIP कैंसिल मत कीजिए, बढ़ानी नहीं है तो बढ़ाइए भी मत, लेकिन फिक्स इनकम में पैसे लगाइए। सोने में क्या एलोकेशन बढ़ाना चाहिए? एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड में हमेशा एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपको वो इंस्टेंट एडवांटेज देता है कैश का। और सोना अगर आप देखिए, गोल्ड प्राइसेस ने कोई पैराबोलिक मूव नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हर साल सोना मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे अब एक मीन रिवर्जन भी कर चुका है। तो गोल्ड में हमें लग रहा था कि इन्फ्लेशन आएगी तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गोल्ड को लेकर के लोगों का मानना है कि भाई गोल्ड में लेकर के क्या हम एक हेज कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्टिव एसेट पे बेट कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है गोल्ड की वो जो डेफिनेशन होती थी कि भाई आप एक इन्फ्लेशन के हेज में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो चेंज हो रही है। अच्छा, तो गोल्ड एक in manufacturing of electronics, bulk drugs, textiles, whether they are large energy developers looking to tap into the huge potential of the state by building state-of-the-art energy storage systems or green hydrogen production plants. The state has always been home to technological savvy youth who are focusing on emerging technologies to solve today's problems or building state-of-the-art medical equipment that can save lives. Andhra Pradesh infrastructure has enabled creation of large clusters to develop petrochemical processing areas, pharmaceutical hubs, food processing clusters. Our strategic location helps transport goods both inward into the Indian hinterland or outward to East and Southeast Asia. Truly advantage Andhra Pradesh is an apt description of the state. Our state provides the leadership, stability and talent to build for both domestic and global markets. Our state focuses on economic, social, cultural growth while setting sights on the long term. Combined with the ability to leverage natural strengths of our state, I strongly believe the Andhra Pradesh is one of the champion states to propel the Indian economy forward. Our government recognizes the importance of task at hand and is committed to delivering what we have promised to the people of Andhra Pradesh. Let me once again thank you for participating in Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023 and explore the abundant opportunities available here. We look forward to supporting your businesses in the state of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you, Jai Hind, and once again we all welcome you to the vibrant city of destiny, Visakhapatnam. Thank you one and all. Thank you, Shri Amarnath Garu, for your captivating insights and observations. With $140. बिल्कुल, तो ये आंध्र प्रदेश में इस वक्त इन्वेस्टर ग्लोबल समिट चल रहा था, जिसकी कि आप एक झलक देख रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज शो की भी शुरुआत करेंगे। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। दोनों ही एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रुचित जैन जुड़ चुके हैं 5 पैसा से, और इसके अलावा आस्था जैन भी हमारे साथ मौजूद है हेम सिक्योरिटी से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले रुचित, आपसे राय लेना चाहेंगे बाजार पर। कल की कमजोरी के बाद हमने देखा कि आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। संकेत भी काफी अच्छे थे और ये माना भी जा रहा था कि आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इस वक्त देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त, क्या लग रहा है आपको, अब यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी या फिर वापस से ऊपरी स्तरों पर एक बिकवाली आ सकती है? आई थिंक मार्केट का जो करेक्टिव फेज था वो कहीं ना कहीं ये रीसेंट लोज के आसपास पूरा हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप दोनों इंडाइसिस को देखें तो जहाँ पे निफ्टी ने अपने बजट डे का लो ब्रेक किया था, 17,300 का जो लो ब्रेक किया था, उसी समय बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाया था, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स ने वो अपने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किए थे और वहाँ पे स्ट्रेंथ पहले ही दिख गई थी। अब आज के सेशन, कल तो आई थिंक मोर एक एक्सपायरी इफेक्ट था, क्योंकि कॉल राइटिंग की पोजीशंस थी 17,300 17,400 दोनों ही स्ट्राइक्स पे
17,400 के कॉल और 17,300 के पुट राइटिंग थे, तो उसी रेंज में एक्सपायरी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन जो मोमेंटम है वो पहले ही थोड़ा पॉजिटिव टर्न हो चुका है और आज गैप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसका फॉलोअप मूव। और जैसे फॉलोअप मूव हम बैंकिंग इंडेक्स में देख रहे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे हैं, सो आई थिंक ये अप मूव और आगे कंटिन्यू रहेगा। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा इंटैक्ट रहेगा। सेकेंडली और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है FIs की पोजीशंस। FIs की शॉर्ट पोजीशंस एक मेन रीजन रही है हमारे मार्केट्स में रीसेंट करेक्टिव फेज का, लेकिन अब अगर उनकी पोजीशंस देखें तो काफ़ी शॉर्ट हैवी हो गई है। लगभग 1,60,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पर है, सिर्फ 15% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस है और 85% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे है। सिमिलरली ऐसे ही डेटा जब जून 2022 में देखा गया था पिछले साल, जब मार्केट 15,200 15,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, काफी करेक्शन था, मार्केट काफी गिरा हुआ था, उनकी 85-86% पोजीशन शॉर्ट साइड पे थी, 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे थे और वहां से फिर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की थी, जिसके कारण हमने 15,300 से लेकर 17,000 तक का मूव देखा और उसके बाद जब लॉन्ग फॉर्मेशंस आए तो ऑल टाइम हाई बने। तो आई थिंक सिमिलर सिचुएशन से ऑल्दो लेवल दे आर डिफरेंट है, लेकिन जो शॉर्ट पोजीशंस है वो काफी शॉर्ट हैवी है उनकी पोजीशंस। सो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि करंट लेवल से अब उनकी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। सो प्रोबेबली वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमारे मार्केट्स को एक अच्छा पुश मिलेगा, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,700 के आसपास निफ्टी ये अप मूव कंटिन्यू रहेगा और बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे चल के और कंटिन्यू रहेगा। सो बायसनेस पॉजिटिव है। हम अभी भी क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए मार्केट में शॉर्ट टर्म में। जो बॉटम है वो तकरीबन रीसेंट लोज के आसपास बन चुका है। ओके, तो रुचित का मानना है कि बॉटम जो है वो बन चुका है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाइंग करके चलिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पर नजर रखिए, ये राय इस वक्त आपको दी जा रही है। आस्था, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? ये जो तेजी दिख रही है, अभी तक तो काफी डर का माहौल था, लेकिन अब लगभग सभी एनालिस्ट का मानना है कि बॉटम बन चुका, अब यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस मौके पर कौन कौन से सेक्टर हैं, स्टॉक्स हैं इस वक्त जो पसंद आ रहे हैं और बाजार पर ओवरऑल आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, व्यू जो बन रहा है, अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो अब स्टिकी हो गया है। पीक तो हम बोलेंगे बन गया है, लेकिन बहुत जल्दी यूएस का इन्फ्लेशन नीचे भी नहीं आएगा। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि मार्केट्स अभी एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी तेजी आएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन बहुत बड़ी मंदी आएगी वो भी नहीं लगता। अगर मैं सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है जो सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 है, हमारे मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके पीछे का मेजर रीजन मुझे लगता है डॉलर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स पे भी पीक हो गया है। मुझे नहीं लगता डॉलर बहुत ज्यादा तेज होगा यहाँ से, और हमने हमेशा देखा है जब जब डॉलर इंडेक्स पीक हो जाता है, पीक आउट हो जाता है और गिरने लगता है, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन होता है। उसमें मुझे लगता है कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा। और जिस तरह से अभी जो अर्निंग्स आएंगे मार्च 23 या फिर मैं Q4 ऑफ FY23 की बात करूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं होंगे, एक नॉर्मल सी अर्निंग होगी। तो शायद हो सकता है Q1 या Q2 ऑफ FY24 से हमें अर्निंग्स में भी एक बूस्ट मिले, तो तभी काफी अच्छा माहौल इंडियन मार्केट्स के लिए बनेगा। तब तक मैं एक साइडवेज मार्केट मान के चल रही हूँ, लेकिन उसमें भी अभी मौके अच्छे हैं। अगर खरीदारी करनी है तो मुझे जो सेक्टर पसंद आता है वो कैपिटल गुड सेक्टर है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ मैं इस सेक्टर पे। इसमें TD पावर काफी अच्छा लगता है, इसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि प्योरली कैपिटल गुड्स कंपनी नहीं है, बट PG इलेक्ट्रोप्लास्ट मुझे काफी अच्छा लगता है, किर्लोस्कर काफी अच्छा लगता है। फेरस की बात करें तो ये कुछ काउंटर्स हैं, या फिर कैपिटल गुड सेक्टर एज अ होल की बात करें तो वहां पे नजर बनानी चाहिए। मुझे लगता है ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरह का बजट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेश किया था। ठीक है, तो ये राय इस वक्त फंडामेंटल लिहाज से देखें तो ये राय आस्था की तरफ से। चलिए रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का, मार्केट गपशप। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट गपशप में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं समर स्पेशल। ये तो बड़ा हॉट है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। इस साल मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। मार्च में हम देख रहे हैं कि जो गर्मी है उसका स्तर मई के जैसा हो गया है। गर्मी से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने आगे और ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान दिया है, यानी कि मार्च से अभी मई का जो अनुमान आया है उसमें ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि सामान्य तापमान अन्य साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो गर्मी से आम लोगों की मुश्किल तो हो गई है,
लेकिन अगर आप गर्मी की जो तकलीफ है उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो बाजार आपको मौका दे रहा है। बाजार में कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां ज्यादा गर्मी का मतलब होता है ज्यादा मुनाफा। इसलिए आज हम मार्केट गपशप में लेकर आए हैं समर स्पेशल, ये तो बड़ा हॉट है, जिसमें हम बात ऐसे शेयरों की करेंगे जो गर्मी में भी आपकी जेब को गर्म कर देंगे। एब्सोल्युटली अभिषेक, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये गपशप। तो मार्केट गपशप का ये खास एडिशन, और बिल्कुल हम गपशप करते हुए विनी आज हम समझेंगे कि गर्मी के चलते मौके कहां पर बनेंगे और नजर कहां पर होनी चाहिए। एक बड़े दिग्गज एक्सपर्ट को भी आगे जोड़ेंगे। लेकिन विनी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मैं तो खैर मुंबई में पिछले 15 साल से हूं, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। आप तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हैं, कभी इतनी गर्मी आपने देखी है यहाँ पे? नहीं, स्पेशली फरवरी में तो इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। और IMDb ने भी बताया था कि 1901 में था जब इतनी गर्मी थी फरवरी के महीने में। तो शॉली वो हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और उसकी वजह से एसी पंखे के तो अभी से ही शुरू हो गए काफी। आई थिंक आप भी अभी पूरे फुल फ्लेज में एसी यूज कर रहे होंगे ना? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप, ये तो मुंबई है, नॉर्थ इंडिया में पता है फरवरी तो ठंड का महीना होता है और होली तक लोग हाफ स्वेटर डाल के रखते हैं बनी। स्थिति ये है, हालत ये है कि लोगों ने अब अपने स्वेटर तो खैर निकाल ही दिए हैं, चादर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एसी पंखे सब ऑन हैं और कहीं से लग नहीं रहा है कि हम इस वक्त, सिर्फ ये मार्च का भी दूसरा तीसरा दिन चल रहा है। फरवरी में भयंकर गर्मी रही। विनी, आप ये बताइए कि जो IMD का अनुमान था उसमें क्या कहा गया गर्मी को लेके, और उसकी जो हाइलाइट्स थी वो क्या रही? तो मेनली जब जो अनुमान आया हुआ था, जो उन्होंने बताया कि अभी आगे जाते हुए महीने जो में मार्च अप्रैल में वो भी काफ़ी गर्म होगा अभी, और जो एवरेज लेवल है उससे काफ़ी बढ़कर ही रहेगा टेम्परेचर। तो एक्सपेक्टेड है कि ऑब्वियसली गर्मी की वजह से वो जो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी हायर ही एंड पे होंगे। और IMDb का यही अनुमान मेनली है कि जो 1901 से फरवरी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो मार्च अप्रैल में ज़्यादा ही गर्म पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वॉच आउट करेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने से यस हमको तो प्रॉब्लम हो रही है, पर जो प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है, एसी कूलर्स, उनको तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उससे। तो डेफिनेटली, तो ज़्यादा गर्मी यानी कि ज़्यादा डिमांड, पावर सप्लाई, कोयला, एसी, कूलर, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, बेवरेजेस, और निश्चित तौर पर गर्मी पड़ेगी तो गर्मी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो पावर वाली कंपनियां हैं, जो पावर जनरेशन में हैं, पावर ट्रांसमिशन में हैं, सबके लिए यहां से मौके बढ़ने वाले हैं। फरवरी 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है फरवरी के महीने में, और पूरा भारत तप रहा है। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या वेस्ट, हर जगह गर्मी की मार है। लेकिन गर्मी में हम आपकी जेब गर्म करेंगे और आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर जो सुस्त पड़ गए हैं उनको भी हम गर्म करने के उपाय बताएंगे और समझेंगे कि मौके आपके लिए बन कहां पर रहेंगे। विनी, मोटा मोटी तो सेगमेंट मैंने गिना दिए, कुछ और भी ऐसे सेगमेंट है जहां पर, बताओ कि आप कोल्ड ड्रिंक कितना पीते हो? अभी आपने स्टार्ट किया, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है कोल्ड ड्रिंक पीना। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता हूं विनी, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं, बट बाकी जो कोल्ड जो बेवरेजेस हैं वो जरूर मैंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह से तो आप देखिए ना, हमारे आई लव टू हैव लेमन सोडा, वो मैंने अपने घर में स्टॉक करके रख लिया, सोडा की बोतल, तो और नींबू निचोड़ के अपना ठंडे जूसेस हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो उसकी वजह से काफी सारे शेयर्स भी उसकी वजह से भी बढ़ते हैं। जैसे वरुण बेवरेजेस के शेयर भी देखे तो वो भी एक समर स्टॉक की शेयर ही बनते हैं, उनकी बिक्री भी ज्यादा होती है। और भूलिए मत कि बॉटल वाटर जो होता है वो भी, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, ट्रेन में जा रहे हैं, तो बॉटल वाटर भी ज्यादा ही बिकता है, वाटर कंटेंट भी ज्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से वरुण बेवरेजेस को काफी बेनिफिट भी होता है उसकी वजह से। देखिए मुंबई में क्या कि ज्यादातर लोग तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो एक और आई थिंक कंपनी ध्यान देनी चाहिए, IRCTC। रेल नीर उनका प्रोडक्ट है और वो रेल नीर में यूज कर रहा हूँ। अभी जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है जाते वक्त कि नहीं एक बोतल ठंडा पानी चाहिए। तो ये स्थिति हो गई है। अब डाबर, वरुण बेवरेजेस डाबर जूसेस बनाती है, वरुण जो है, आप वही पी रहे होगे ना, रियल जूसेस वाले? रियल जूस भी मैं अवॉइड करता हूँ रियल जूस भी अवॉइड करता हूँ मैं, बट ये जूसेस आई लव, घर पे बना के या फिर मार्केट में ऐसे जो अच्छा ही है वो, तो जो एक्चुअल में जो रियल होते हैं ना वो यूज करता हूँ आप वो मेकिंग फ्रेश जूसेस देन। एग्जैक्टली। लेकिन गर्मियों की सीजन में कौन सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है और आपके फोकस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, इस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए
आशीष कपूर आज के हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपसे समझना चाहेंगे आशीष जी कि ये गर्मियां आ गई हैं और सच बात है कि हमने कभी फरवरी में ना तो उम्मीद की थी, ना इतनी बड़ी गर्मी कभी देखी थी। आपने कभी एक्सपीरियंस किया था क्या इस तरह की गर्मी? क्या आपको लगा था कभी कि इतनी गर्मी पड़ जाएगी फरवरी में, मार्च में? That you are right कि थोड़ा जल्दी आ गई है समर्स एंड कहना मुश्किल है, पर लगे ही रहा है कि समर से ज़्यादा एक्सट्रीम होंगी। और थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ट्रेंड है, एटलीस्ट नॉर्थ में तो ट्रेंड हम दिख ही रहे हैं कि ओवर द इयर्स जो विंटर्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। पहले विंटर्स होती थी पूरी 4 महीने की जब हम छोटे बच्चे होते थे, और धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। अब सिर्फ एक्चुअली तो 1.5 महीने की रह गई हैं, सिर्फ दिसंबर मिडल से जनवरी एंड तक। तो विंटर्स काफी कंप्रेस हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो एक चेंज वेदर का पैटर्न है जो चेंज हो रहा है। बट यू आर राइट कि इस टाइम जो फरवरी में जिस तरह से गर्मी पड़ी है, दैट क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन नॉर्मली कभी इतनी जल्दी वेदर चेंज नहीं होता। सो दैट इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड उससे जो चीज जो जैसे मैं सुन रहा था आपकी बात की भी, जो समर से लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जरूर बढ़ने वाली है, वेदर इट इज एयर कंडीशनिंग, फैंस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। बट मोर देन दैट इज अ कंसर्न बिकॉज अगर वेदर इस तरह से बदलता रहा तो इट विल बी आई थिंक वेरी बैड फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर अदरवाइज फॉर द जनरल लिविंग कंडीशंस। तो इसलिए सम कंसर्न इज देयर। जी आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा था कि पावर स्टॉक्स में पिछले 6 महीने से कुछ खास लोगों को मिला नहीं, लेकिन चूंकि गर्मियाँ इस बार पहले आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि पावर के जो स्टॉक्स हैं वो चलने शुरू भी हो गए हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से एक अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके आदेश दिया कि जो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको 100% कैपेसिटी पर चलाया जाए। आपको क्या लगता है कि कम से कम इस समर सीजन के लिए, क्योंकि वो एक्सटेंड हो गया है, वो फरवरी से शुरू होकर अब देखिए वो जाएगा, हम अगर बरसात के भी 2-3 महीने को जोड़ दें तो करीब करीब 6 महीने के आसपास का हो गया था, जहां पर अब एसी चलते रहेंगे तो पावर डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। पावर स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए, वहां पर बाइंग के मौके हमें खोजने चाहिए बाजार में। मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर जो पावर स्टॉक्स हैं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग जनरली रिटर्न वाइज काफी पुअर है एज अ सेक्टर फॉर इन्वेस्टर्स। और अब मेरे को नहीं लगता कि इतना भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि अगर 1 महीना थोड़ा इसी ज्यादा चल जाएंगी। आई डोंट थिंक सो, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसे पूरे एनालाइज भी नहीं किया। बट आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज थोड़े गर्मी जल्दी आ गई है तो आपको जाके पावर स्टॉक्स लेने चाहिए। पावर स्टॉक्स और सेक्टर एज अ सेक्टर डजंट डू वेरी वेल, बिकॉज ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनके अगर आप चाहे कोई भी आप देख लो, चाहे वो सरकारी हो या निजी सेक्टर के हों, returns have been very muted. It's not a sector which really performs or really does capital creation. तो उस तरह से I don't think, unless भी आपके specific stock idea हो, जो मेरे पास अभी नहीं है, I don't think power पे इतना करना चाहिए। इससे better तो होगा consumer appliances, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि summer ज़्यादा होएगी तो definitely the sale of air conditioners, fans will be more. So probably I would look at betting on some consumer appliances, maybe Havells, Havells है, बिकॉज थोड़ा करेक्ट भी किए हुए हैं सब कंज्यूमर अप्लायंसेस ने, तो Havells could be a better idea, or Symphony which has an air conditioning water cooler product. So those could be better ideas अगर आपने समर्स के थीम पे प्ले करना है rather than power generating companies. राइट आशीष जी, विनी भी जुड़ रही हुई कॉन्वर्जेशन में। तो एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला बेटिंग ऑन अप्लायंसेस, पर थोड़े स्टॉक्स देखे तो जैसे ब्लू स्टार, सिम्फनी, वोल्टास लास्ट 1-2 वीक से तो ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो क्या ये फिर भी एक बेट बनेगा कि अभी रुक जाना चाहिए इन शेयर्स को देखने के लिए, कि आपको लग रहा है और ज्यादा अप मूव भी दिखेगा इनमें? ज्यादातर बिकॉज कमेंट्री काफी 10-15 दिन से ये आ रही है, तो उछाल आया हुआ है स्टॉक्स में, एंड मार्केट में क्या होता है कि एक्साइटमेंट मुझे लास्ट नहीं करती। सो डेफिनेटली यू कैन वेट, आई थिंक अनदर 10-15 दिन में थोड़ा सा ये थीम प्ले आउट हो चुकी होगी, थोड़े से स्टॉक्स भी कूल ऑफ करेंगे, तो ऑन द वे डाउन वन शुड बाय। मैं इसलिए भी थोड़ा इनमें बुलिश हूँ बिकॉज आप इनमें देखें, अगर सिम्फनी भी हो या वोल्टास भी हो और हेवल्स, डेफिनेटली
काफी करेक्ट भी किए हैं पिछले डेढ़ दो साल में। काफी इन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है, करेक्ट भी किए हैं। बट अभी उछाल में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई जल्दी से कुछ नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से अभी अनदर वीक 10 डेज अगर आप रुक जाते हैं तो थोड़ा सा इनमें कूल ऑफ होगा। तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड में थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आए तो आप धीरे करके इनमें से कोई शेयर कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशीष जी बिल्कुल सही अपना एनालिसिस रख रहे हैं विनी, लेकिन आपने ये खबर पढ़ी क्या कि इस बार यूरोप में पंखे की डिमांड बढ़ रही है? Absolutely. ये ताज्जुब होता है सुन के कि यूरोप में जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे लोग पंखे खरीद रहे हैं और पंखे की शॉर्टेज हो रही है। वो लोग भी एसी एनवायरनमेंट के यूज्ड टू थे। तो आई थिंक हम लोग ने कल परसों ही ओरिएंट इलेक्ट्रिक से भी बात किया था, उन्होंने हाईलाइट किया था कि उनके डिमांड उनको अभी यूरोप में नहीं बेच रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, पर उन्होंने काफी ये अच्छा हाईलाइट आया था कि वहाँ पे अभी एसी से शिफ्ट होके अभी वो फैंस की तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने काफी एक चीज साफ होती है विनी कि फैन वाले जो स्टॉक्स हैं ना उनका फैन बनना पड़ेगा। फिलहाल गर्मी में उनका फैन बनना पड़ेगा। हम लोग इंडिया में तो थे ही फैन उनके, अब अब्रॉड भी फैन बन रहा है उनके। तो कूलिंग वाले शेयर जो हैं वो बिल्कुल कूल रहेंगे गर्मी में, वहां पर आप नजर रखिए। और फैन वाले शेयरों के फैन बनना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है विनी, एक ज़माना था कि जब एसी थोड़ा सा लग्जरी में आता था, लेकिन एसी अब लग्जरी नहीं है, एसी अब नेसेसिटी बनता जा रहा है। जिस तरह से गर्मी का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम देख रहे हैं कि आप ये डेटा इस बार जो 120 साल वाला आया है ना, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मैं सर्च कर रहा था अभी गूगल पे, तो पता चला कि लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड था कि मार्च का महीना जो था 120 साल में हॉटेस्ट था। उसके लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही था कि अप्रैल का महीना 120 साल में 100 साल में हॉटेस्ट था। तो ये ट्रेंड पूरा, और शायद थोड़ा क्लाइमेटिक जो साइकिल है वो चेंज हो गया है, निश्चित तौर पर वो चेंज हो गया है, और उसके चलते थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक फैक्टर जो है, मैं आपका भी व्यू चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल की एक तरफ डिमांड है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट खड़े हुए हैं। इन्फ्लेशन भी अपनी वहाँ पे जगह छोड़ नहीं रहा, अपनी जगह पे ही है। तो कैसे समझना चाहिए? क्या लगता है कि थोड़ा सा डिमांड को हैम्पर करेगा ये इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो? तो लग तो ऐसे रहा है या फिर गर्मी सबको सरपास कर जाएगी? गर्मी तो सरपास करेगी, पर वो तो एक पॉइंट है कि अभी जो डिमांड हुई है ना, वो क्या हो रही है कि थोड़ी सबड्यू तो रही है। जैसे मैंने कभी एनालिस्ट या चैनल चेक से भी सजेशन लिया था, तो उन्होंने भी बताया कि अभी जो डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड है। इतनी जो गर्मी में बढ़ती है डिमांड, आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्प्रूव होगी, पर अभी बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से तो थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ है गर्मी के प्रोडक्ट्स की सेल को, क्योंकि चीप नहीं है, नेसेसिटी बन चुकी है। जो हाई लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं, मे बी वो लोग थोड़ा 5 स्टार एसी के बदले 3 स्टार एसी लेंगे। वैसा ट्रेंड भी हो सकता है कि पॉसिबल, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ी डाउन ट्रेडिंग हो रही है। और अभी भी जो Q3 में देखे तो जो सिनेरियो था कि अब सब लोग इतना ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे, तो मे बी ये एक कंसर्न हो सकता है। कंपनीज के लिए एक राह जरूर है विनी, कि हमने देखा था कि मेटल की जो प्राइसेस थी अपने अपर लेवल से सॉफ्ट हुई। हालांकि मार्जिन पे अभी वो मेटल कंपनी रियलाइज नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जो उनके बायर्स हैं शायद उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, तो वो थोड़ा कुशनिंग वाला फैक्टर हो जाएगा। आशीष जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि इस बार जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनियां हैं, महंगाई वाला एक टेंशन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें जो हैं थोड़ी सी वो भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग को कट ज़रूर कर रही हैं, एक टेंशन ये इमर्ज हो रही है, और अब ये कहीं ना कहीं शायद आगे जाके बड़ा फैक्टर बन सकता है। कब तक पीक आउट होंगी इसके कोई ऐसे हम पुख्ता तौर पे कह भी नहीं सकते। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं नहीं समझता कि थोड़ी बहुत ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं उससे कोई अंतर आने वाला है। मेरे मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो डेफिनेटली वापस आ रही है। और अगर आप देखें, अगर किसी तरफ भी अगर जाएं, कहीं पे भी देखें, तो स्पेंडिंग पावर है इकोनॉमी में, और लोग खर्चा कर रहे हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो ब्याज दरें बढ़ी है, कोई इतना ज्यादा नहीं बढ़ी जिससे कि पूरा ही जो स्पेंडिंग पावर है वो खत्म हो जाए। और मेरे को तो लगता है कि अगर गर्मी ज्यादा सीवियर है तो डेफिनेटली एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, फैंस की डिमांड बढ़ेगी। और जैसे आपने बताया, यूरोप का कुछ साल पहले तक the summer used to be mild. अब not only places like Italy, even places like Germany, France, कनाडा तक के बहुत सीवियर समर्स हो जाती हैं। कुछ दिन तक तो अनबिलीवेबल 40 डिग्री तक टच कर जाता है काफी पार्ट्स ऑफ यूरोप में।
जो जिसकी की गर्मी की कभी भी इनको इतनी नहीं थी और ना ही यूज टू है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर पाएंगी उनके लिए भी एक मार्केट का एक बहुत बड़ी मार्केट खुलेगी, बिकॉज फैंस भी और कहीं ना कहीं एयर कंडीशनिंग की डिमांड भी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो मैं समझूंगा कि ये इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि यार्ड बनने से कोई इतना फर्क पड़ने वाला है। मेरे ख्याल से ये डिमांड इज वेरी स्टेबल एंड विल सस्टेन। ठीक है, गर्मी सबको ओवरशैडो करेगी, कोई टेंशन नहीं है, डिमांड यहाँ से बढ़ेगी। तो अगर गर्मी सताए तो ये इन स्टॉक्स को याद कीजिए, ये आपको राहत देंगे। जो गर्मी की जलन होगी ना उस पर ये आइसिंग का काम करेंगे ये। अरे जैसे जलन होती है तो डर्मीकूल भी यूज करते हैं Exactly. ना, तो डर्मीकूल वो भी एक याद रखिए, क्योंकि इमामी तो अभी नवरत्न भी उन्होंने लास्ट ईयर ही टेक ओवर किया था वहाँ पे, तो वो उनके 2 प्रोडक्ट्स हो गए, डर्मीकूल और अच्छा देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं विनी, तो कितने सारे ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जिसके बारे में शायद ऐसे याद नहीं आता है कि अच्छा गर्मी के ये गर्मी में यूज किए जा सकते हैं। एक चीज, आपने अपना ये टूर पैकेज बुक कर लिया है क्या? कर तो लिया है मैंने। मुझे आई लव माउंटेन्स, तो मैं तो माउंटेन्स में जाने वाली हूँ, नॉर्थ साइड जाऊंगी, थोड़ी तो रिस्पाइट मिलेगी। बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा। कहाँ जा रही है? कश्मीर जा रही है, हिमाचल जा रही है, उत्तराखंड कहाँ जा रही है? हिमाचल में, हिमाचल में जाऊंगी, वो साइड पे मैंने प्लान किया हुआ है जाने के लिए, तो वो तो देखेंगे। आपने किया है कि बुकिंग? नहीं, एक्चुअली मुझे बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है विनी, एक्चुअली मेरे जो इन-लॉज प्लेस है ना वो हिमाचली है। ओह, तो मुझे तो आपसे ही पूछना चाहिए। दैट इज मनाली। अरे वेरी नाइस है। तो आपको तो आप बस मुझे ना बस छुट्टी चाहिए ऑफिस से, और कुछ नहीं। टूर पैकेजेस भी बुकिंग तो वहाँ पे भी उनको तो पॉजिटिव रहेगा ही ना टूर पैकेजेस के लिए। तो समर हॉलिडेज आ रही है, तो समर हॉलिडेज आ रहे हैं, और अभी से जैसा कि मैं बातचीत भी घर पे कर रहा था, अभी से इतनी भीड़ है वहाँ पे। अभी जो पीक आएगा मई का महीना, जून का महीना, ना जाने क्या स्थिति होगी वहाँ पे, सोच के ही ये मन ये घबराता है। हमें तो खुशी होती है, हम तो जाएंगे, हमारे लिए तो छुट्टी हो जाती है वहाँ पे। आपका तो इस बारे में हम ऑफलाइन चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली। आशीष जी, आप भी कहीं जा रहे हैं घूमने इस गर्मी से बचने के लिए? बाकी देखिए, आप तो इतने वेटरन हैं मार्केट के, आपने अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजी बना ही ली होगी कि कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, कौन से स्टॉक्स को लेके पोर्टफोलियो में रख लेने हैं। गर्मी से बचने के लिए आप कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं किया। अभी एक्चुअली नॉर्मली मई जून में जाते हैं, तो अभी तो प्लान नहीं किया। बट वो ठीक बात है कि इस टाइम जिस तरह से गर्मी है, डेफिनेटली हिल स्टेशन से बहुत ज्यादा रश होने वाला है। और एक आइडिया ये भी हो सकता है कि कंपनी जिसके पास रिजॉर्ट्स हो या होटल्स हो हिल स्टेशन में, उनका भी परफॉर्मेंस में अच्छा इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इस साल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, शायद और भी अच्छा इनका बिजनेस चले। बिल्कुल सर। तो ऑब्वियसली तो हम लोग इसकी वजह से कौन से स्टॉक्स रखेंगे? महिंद्रा हॉलिडेज जैसे पॉजिटिव रहेगा, इवन ईज माई ट्रिप आप देख सकते हैं क्या अभी, बिकॉज समर हॉलिडेज आ रही है, तो या क्या ये स्टॉक्स एडवाइजेबल होंगे देखने के लिए अभी? डेफिनेटली होंगे। आई थिंक जो होटल कंपनीज आल्सो, वेदर इट इज इंडियन होटल्स और ITC और ईस्ट इंडिया होटल्स, इनमें भी लेमन ट्री, इनमें भी आप देख सकते हो कि इनके भी कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। क्लब महिंद्रा आपने बिल्कुल ठीक बताया, काफी प्रॉपर्टीज हैं जो हिल स्टेशन पे हैं। तो इन डेफिनेटली सारे जो हॉलिडे से लिंक्ड स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इनका बिजनेस जो पहले कोविड के कारण बड़ा अच्छा हुआ था, वो आई थिंक चलना चाहिए। और क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी, जो लोग नहीं भी जाते होंगे वो भी शायद इस साल जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी लग रहा है, बहुत लंबी गर्मी। बाकी पता नहीं चलता कैसे मौसम में बदलाव आए, और जिस तरह से अभी ऑलरेडी गर्मी हो गई है, लग तो रहा है कि बहुत लंबा और मुश्किल वाला गर्मी होने वाली है अभी इस साल। ठीक है आशीष जी, देखिए गंभीर चर्चा तो हम बचते हैं इस शो में करने से, हम गपशप वाले अंदाज में करते हैं, और आज वीकेंड का समय भी है, शुक्रवार का दिन है। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अडानी वाले जो शेयर्स हैं, वहाँ पर जो पावर का पोर्टफोलियो है, वहाँ पर हमने अच्छी खासी पिटाई देखी। क्योंकि गर्मी की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप में भी गर्मी आ रही है, तमाम स्टॉक्स बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। और जो एनर्जी का पोर्टफोलियो था, जहाँ पर हमने खासी पिटाई देखी थी, अब जो कल ब्लॉक डील में जो निवेश आया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पूरा का पूरा सेंटिमेंट सुधर गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन आप अडानी एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा अलग भी कर दें, अगर हम पोर्ट को अलग कर दें, पावर वाला जो उनका पोर्टफोलियो है, एनर्जी वाला जो पोर्टफोलियो हो, उस पर आपका क्या व्यू है? और यहाँ से आप, अगर कोई आपसे सलाह ले रहा है, कोई पूछ रहा है, तो आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं?
देखिए मेरे मुताबिक अडानी में कुछ भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सेंटीमेंट पे प्ले हो रहा है। स्टॉक्स काफी करेक्ट भी किए हैं, थोड़ा रिलीफ रैली भी आया है पिछले 3-4 दिनों से। प्योर वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स अभी भी एक्सपेंसिव हैं, और अगर निवेश की बात की जाए तो आज चला हुआ है बहुत, बट जो 2 स्टॉक जो मैं रेगुलरली रिकमेंड कर रहा हूँ इस फॉल में, वो है अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट, बिकॉज दोनों का जो बिजनेस बड़ा सॉलिड है, वैल्यूएशंस फॉल के बाद बहुत अट्रैक्टिव हैं, और चाहे जिस तरह मर्जी अल्टीमेटली ग्रुप का डायरेक्शन जाए इन दोनों के, बिकॉज अडानी पोर्ट्स के एसेट बहुत सॉलिड हैं और परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और अंबुजा सीमेंट का तो सीमेंट ही इटसेल्फ बिजनेस, जो उनका सीमेंट का बिजनेस है, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स से है। तो ये दोनों कंपनीज कहीं नहीं जाने वाली। मैं नहीं कह रहा कि आज आप चेंज करके लो, जरूर इनमें ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जब भी आपको भी नीचे का टिक दिखे और कोई टेंशन दोबारा ग्रुप पे दिखे, तो इन दोनों स्टॉक्स में आप बिना झिझक निवेश कर सकते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड अंबुजा सीमेंट। जैसे पहले तो 1000 तक टच कर गया था, वो मेरे को नहीं पता दोबारा करेगा, बट आई थिंक एनी प्राइस क्लोज टू 12,500-1300 या उसके नीचे अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है, वहां पे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। उसमें भी बिकॉज होल्डिंग कंपनी है तो काफी कहीं ना कहीं जाकर वैल्यूएशन ठीक बैठेगा, बट प्रेफरेंस शुड बी विद अंबुजा एंड अडानी पोर्ट्स। ठीक है, अंबुजा और अडानी पोर्ट विनी भरोसा है। अंबुजा हम देख रहे हैं कि 650 वाला स्टॉक था, 350 के आसपास तक आ गया, वहाँ से रिकवर कर रहा है। अडानी पोर्ट में भी हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। आज तो सब अडानी स्टॉक्स भी, आज अडानी स्टॉक्स फ्लेवर में हैं, और निश्चित तौर पर अडानी एंटरप्राइजेज में तो कोयले वाला फैक्टर है, तो पावर का एक हम वहाँ पर अगर हम गर्मी की बात करें तो बिल्कुल वो भी फ्लेवर में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ना सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जो कि गर्मी में आते हैं, वो चढ़ते हैं, फिर बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। कौन सी वो स्टॉक्स हैं, अगर हम थोड़ा सा जानकारी शेयर करना चाहे दर्शकों से? तो एक्चुअली देखें तो स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन तो एक फैक्टर हो जाता है, तो वोल्टास देखे, सिम्फनी देखे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जैसे ही समर शुरू हो गया था तो हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ऑलरेडी वो शेयर को बढ़ते हुए देखा था। वरुण बेवरेजेस वैसे ही ट्रेंड हो जाता है कि वो बढ़ ही जाते हैं, वैसे स्टॉक कि वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ स्पेशल फैक्टर आ गया ड्यूरिंग द ईयर तो तभी भी बढ़ते हैं, पर यस मेनली ड्यूरिंग द टाइम, ये समर सीजन टाइम पे तो ज्यादा ही रैली रहती है इन स्टॉक में, जैसे मैंने देखा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स तो श्योरली एक वॉच आउट करने के लिए फैक्टर बन ही जाते हैं सबके लिए। एक प्ले ऑटो स्टॉक्स भी हो सकते हैं क्या विनी? क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए हम तो ट्रेन से जाते हैं, थैंक्स टू इंडियन रेलवेज की यहाँ पे एसी ट्रेन चलने लगी है मुंबई में, तो हम उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हीट से बचने के लिए लोग थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं कि 2 व्हीलर के बजाय चलो 4 व्हीलर ले लिया जाए, कम से कम गर्मी से तो बच जाएंगे, लू से बच जाएंगे, क्योंकि मुंबई में स्थिति वो नहीं है। यहाँ पर तो फिर भी मैनेजेबल है। नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो झुलसाने वाली गर्मी होती है। ट्रस्ट मी, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने वहाँ से स्टडी किया है और वो मैंने झेला है। इतनी गर्मी पूछिए मत। तो मे बी वो भी एक फैक्टर हो ही सकता है, क्योंकि मे बी मैं तो अभी फिर उबर लेने लगती हूँ नॉर्मल काली पीली सेट के बदले, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो आई अज्यूम नॉर्थ में तो ज़्यादा ही होती है, तो ये एक शॉली एक फैक्टर है कि जो हम रखेंगे। उसके अलावा यार मैं ट्रैवल करते हुए आइसक्रीम्स भी खाती हूँ यार, मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम के स्टॉक्स भी आई थिंक बन जाते हैं फ्लेवर ऑफ द क्वालिटी। वाडीलाल ये बिल्कुल फोकस में रहेंगे, फ्लेवर में रहेंगे, और निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल प्योर प्ले है। कहते हैं ना, गर्मी आई और इन स्टॉक्स के लिए डिमांड बढ़ी। इसमें तो मुझे लगता है कि नो ब्रेनर टाइप की चीज़ है ये। आशीष जी से समझ लेते हैं। आशीष जी, जैसा कि विनी बता रही हैं कि आइसक्रीम तो खाते ही खाते हैं, गर्मी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ती है निश्चित तौर पर। आप ये बताइए कि कुछ स्टॉक्स ऐसे आप रेकमेंड कर दीजिए आखिर में, ऐसे 4-5 स्टॉक्स जो सिर्फ हम गर्मी को देखकर ले लें और वो हमारे पोर्टफोलियो को गर्मी दें। गर्मी अगर हमें सताए तो कम से कम पोर्टफोलियो को देख के सीने को ठंडक मिल जाए कि हमारे पैसे सेफ हैं, बढ़ भी रहे हैं। आपके हिसाब से वो 3 या 4 शेयर कौन से होंगे? देखिए, जहाँ तक आइसक्रीम का सवाल है, वाडीलाल है स्टॉक जो कि काफी अच्छा स्टॉक है, मतलब काफी कंपनी ने टर्नअराउंड भी किया है, और मेरे मुताबिक वो उसको आप ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ गर्मी के कारण, वैसे भी स्टॉक अच्छा है, और अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है उसको। दूसरा मैंने जैसे पहले बताया हेवल्स, आई थिंक हेवल्स शुड बी बॉट, बिकॉज आई थिंक हेवल्स हैज नॉट डन एनीथिंग 2-3 साल में, और अगर ट्रेडिशनली देखें तो हमेशा इसने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा कैपिटल क्रिएट किया है। तो हेवल्स सेकंड आइडिया हो सकता है जो कि आप जरूर ले सकते हैं। तीसरा कुड बी सिम्फनी। आई थिंक सिम्फनी ऑल्सो मेरे मुताबिक यहाँ से चलना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा कैपिटल क्रिएट करके जाएगा।
तो ये 3 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जनरली अगर बेवरेजेस वगैरह सब कुछ ठीक होना है, बेवरेजेस की होनी है, तो तो थोड़ा बहुत ओनली थिंग इज कि इन कंपनीज के पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हैं, तो उसमें सिर्फ बेवरेजेस का कितना इम्पैक्ट होता है वो मुश्किल होता है कहना। बट एक वरुण बेवरेजेस इज अनदर आइडिया व्हिच इज गुड। वरुण बेवरेज का भी चल चुका है, तो मे बी वन कैन वेट फॉर अ डिक्लाइन। इसके अलावा देयर आर बेवरेजेस व्हिच इज पार्ट ऑफ आईटीसी, पार्ट ऑफ ब्रिटानिया, बट इनके बहुत ब्रॉड पोर्टफोलियोज हैं, तो सिर्फ बेवरेज के कारण कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली। तो आई थिंक अगर गर्मी का ही अगर थीम आपने पकड़ना है, तो जैसे बताया कि आई थिंक वाडीलाल, हैवेल्स एंड सिम्फनी एंड आई थिंक ये 3 स्टॉक्स के साथ आप चल सकते हैं। मेरे मुताबिक इनमें ही ज्यादा होगा। और वरुण बेवरेजेस अगर कभी डिक्लाइन में आए या मार्केट वीकनेस के कारण उसमें करेक्शन आए, तो वरुण बेवरेजेस पे भी आप एक नजर रख सकते हैं। सिंपल एडवाइस है, अगर आप आइसक्रीम के खर्च को हेज करना चाहती हैं तो वाडीलाल। मैं वाडीलाल पहुंच और देख लूंगी कि कैसा चल रहा है वाडीलाल। तो वाडीलाल, सिम्फनी और हैवेल्स, ये 3 स्टॉक आशीष जी ने रेकमेंड किया। आशीष जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट गपशप में। तो समर स्पेशल ये तो बड़ा हॉट है, हॉट स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। वेनी आपका बहुत शुक्रिया इस एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे और आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।